तो साथियों, हम रिश्तों पर आज बात करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप। रिश्ते हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अपनेपन के एहसास से भरे हुए रिश्ते हमारे जीवन को बहुत खुशनुमा बनाते हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि रिश्तों पर चर्चा से पहले हम कुछ प्रश्नों के साथ खुद से जुड़े। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि हम अपने जीवन में चाहते क्या है। मैडम, किसी का लिखा हुआ आया है कि हैप्पीनेस, खुशी। और कोई साथी? हाँ, हेलो अनीता जी, मैं कल्पना बोल रही हूँ। हाँ जी, कल्पना जी। हम अपने जीवन में सुख, शांति और अच्छे रिश्ते चाहते हैं, जिससे हम हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। सुख, शांति और अच्छे रिश्ते, जी। हैप्पीनेस। तो साथियों, चलिए मैं यहाँ से चर्चा को आगे की ओर ले चलती हूँ। और हम अपने जीवन में सुख, शांति, खुशी और अच्छे रिश्ते चाहते हैं। कल्पना जी ने कहा, चैट बॉक्स में भी मुझे 3-4 रिप्लाई दिखे हैं, 3 रिप्लाई जिसमें हैप्पीनेस को लेकर बात आ रही है। तो चलिए थोड़ा सा चेक कर लें। हम अपने आप को चेक करें कुछ प्रश्नों के साथ। क्या आप खुश हैं? हम चाहते हैं, तो चलिए हम अपने को चेक करें कि क्या हम खुश हैं या क्या आप खुश हैं। यस, कल्पना का जवाब है जी। पायल जी कह रही है कि हम खुश हैं। एक जवाब आया नॉट 100%। तो चलिए इन प्रश्नों के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं हम खुश हैं, पर वो जवाब बहुत कम है। अधिकतर लोगों का कहना है हम खुश नहीं है, या खुश है तो 100% खुश नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम खुद से करते हैं और हम आपका रिस्पॉन्स फिर चैट बॉक्स में चाहेंगे। क्या आप कभी खुश, कभी नाखुश एवं कभी अपने को खाली महसूस करते हैं? साथियों, कोरोना काल में बहुत लोगों से बात होती थी, तो कई बार लोग कहते थे कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, बड़ा सूना सूना सा भी महसूस हो रहा है। चलिए हम अपने को चेक करें कि क्या हम जीवन में कभी खुश महसूस करते हैं, कभी नाखुश महसूस करते हैं और कभी अपने को बिल्कुल खाली सा महसूस करते हैं। फिर कल्पना ने कहा बिल्कुल सही बात, रियली दैट्स ट्रू। जी, कीर्ति जी भी कह रही हैं कि जी। और भी साथियों से हम चाहेंगे कि प्लीज थोड़ा फास्ट रिप्लाई करें। यस, यस, यस। विनीता जी भी कह रही हैं यस जी, ऐसा ही है। अल्पना जी भी कह रही है यस, ऐसा ही है। 50% खुश। तो साथियों, अधिकतर इस प्रश्न पर हमें जो जवाब मिल रहे हैं वो ये कि वास्तव में जीवन में कभी हम खुश, कभी नाखुश और कभी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा होता है। यस, है ना? तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के जवाब हमारे पास इसी तरह से आ रहे हैं, जो हम चैट बॉक्स में देख पा रहे हैं। मनीष जी, हम अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे और साथियों हम इन प्रश्नों को थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहेंगे। अब जब हम कभी खुश, कभी नाखुश और कभी खालीपन सा महसूस करते हैं, तो अगला प्रश्न बनता है, क्या आप निरंतर खुश रहना चाहते हैं? मेरा प्रश्न है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, क्या आप निरंतर खुश रहना चाहते हैं? फिर हमारे पास एक जवाब आया है पाठक, यस। अभिषेक भी कह रहे हैं यस, निधि कह रही है यस, पायल जी कह रहे हैं यस, यस। निश्चित रूप से हम सबके यही जवाब होंगे कि हम निरंतर खुश रहना चाहते हैं। और जैसा कि हमने अपने पिछले प्रश्न में पाया कि हम कभी खुश हैं, कभी नाखुश हैं, कभी हम अपने को खाली सा महसूस कर रहे हैं।
साथियों, हम रिश्ते के सेशन करने जा रहे हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप अकेले निरंतर खुश रह सकते हैं? हाँ, रवि जी ने कहा नहीं। फिर जवाब आया नहीं। पायल जी कह रही है नहीं। साधना जी में दिख रही है नहीं। एक जवाब और है हमारे पास। रीता कह रही है नहीं। मनीष जी कह रहे हैं नहीं। तो निश्चित ये हम सब बहुत अच्छे से महसूस करते हैं कि रिश्तों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। रिश्ते हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सभी का जवाब यहाँ पर नहीं आ रहा है कि हम अकेले खुश नहीं रह सकते, तो फिर हमें रिश्ते चाहिए इसके लिए। तो अब एक, क्या आप दूसरों को निरंतर खुश रखना चाहते हैं? यस। दामिनी जी का जवाब है यस। रवि जी भी कह रहे हैं यस। और थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई मिले तो फिर हम चीज को फिर आगे की तरफ ले चलते हैं। जी, सीता जी कह रही हैं बहुत सारे जवाब हमारे पास अभी तक जो भी जवाब आए हैं सब यस में आए हैं हमारे पास। विनीता जी का भी जवाब यस में है। हमारे जो साथी अभी तक रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो हम सब मिलकर बहुत अच्छी चर्चा को आगे बढ़ा सकेंगे। यस, साधना जी का भी यस आया। तो साथियों, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम में से हर कोई खुश रहना चाहता है, पर हम कभी खुश रहते हैं, कभी ना खुश रहते हैं। हम अकेले खुश नहीं रह सकते हैं, और हम निरंतर खुश रहना चाहते हैं, और हम दूसरों को भी निरंतर खुश रखना चाहते हैं। तो साथियों, जब हम सब चाहते ये हैं, फिर क्यों हम उदास हो जाते हैं? कभी क्यों हमें रिश्तों में कभी दर्द मिलता है, कभी हमें नाराजगी मिलती है, हम किसी को हर्ट कर देते हैं, कोई हमें कर देता है, कभी हम किसी को नहीं समझ पाते, कभी कोई हमें नहीं समझ पाता है, कभी हम प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं। ऐसा बहुत कुछ हम अपने सराउंडिंग में और अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो रिश्तों पे बात शुरू करते हैं अपन, उसके उसी के साथ देखते हैं कि रिश्ता आखिर क्या है। तो फिर हम चाहेंगे कि कोई अनम्यूट करके बताए कि रिश्ता आखिर क्या है, रिश्ते क्या हैं, किस तरह से देखते हैं आप रिश्तों को? अनीता दी, मैं उषा व्यास बोलना चाहूंगी। हाँ जी जी, उषा जी नमस्कार दीदी, आपको और सभी को नमस्कार। रिश्ते हमारे जीवन का जैसे धागे हैं, जैसे कपड़ा तभी आकार लेता है जब उन धागों को आपस में बुना जाता है। तो रिश्तों को भी मैं इसी तरह देखती हूँ कि रिश्ते यदि आपस में हमारे मेल जोल है रिश्तों से, तभी हमारा जीवन सफल माना जाता है। यदि जैसे कपड़े में एक धागा यदि खिंचा हुआ खिंच जाता है या दूर हो जाता है, निकल जाता है, तो वहाँ एक गैप हो जाता है, और वही हमारा ध्यान जाता है, और वो मतलब एक तनाव देता है, एक अच्छा नहीं लगता देख के वहां पे। इसी तरह मैं अपने जीवन को तभी पूर्ण मानूंगी जब सारे रिश्ते रूपी धागे हमारे आपस में सुलझे हुए हों और आपस में उनका तालमेल हो, तभी हमारा जीवन सुखद और आनंदमय बन सकता है। इस तरह से मैं अपने रिश्तों को देखती हूँ। हाँ जी, उषा जी, आपने बहुत सही बात बताई और बहुत सही उदाहरण भी दिया कि रिश्ते हमारे, अगर कोई भी उधड़ता है और हमारा सारा ध्यान उधर जाता है, और रिश्ते भी अगर हमारे कोई खराब रहते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस तरफ भी जाता है। एक जवाब और हमें मिला था, 2-3 जवाब मैं चैट बॉक्स में देख रही थी कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही, रिश्ते हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जैसा कि हमने खुद स्वीकार करा कि अकेले हम नहीं रह सकते हैं, रिश्ते हमारे लिए बहुत जरूरी है। रिश्तों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पर मेरा प्रश्न था कि रिश्ते आखिर क्या हैं, दो लोगों के बीच में उसमें क्या है? तो साथियों, मैं अपनी जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। मेरा स्वयं, मनीष जी, अभी अपन थोड़ा सा इस पे बात कर लें, तब तक अपन इस स्क्रीन को रोक दें थोड़ा सा।
तो मैं चाहूंगी कि रिश्ते आखिर क्या हैं। तो मैं जो महसूस करती हूँ कि रिश्ते बिल्कुल महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर जो दो लोगों के बीच में जो रिश्ता होता है, हम उस रिश्तों को बहुत सारे नाम देते हैं, बहुत सारे होता है। रिश्ते वह हैं जिन्हें हम सुख दुख में बांट सकते हैं, चाहे परिवार हो, पर हम देखते हैं कि वही रिश्ते हमें दर्द दे जाते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो दुख में हमारा दुख हमारा बटाएंगे, सुख को बढ़ाएंगे, पर वही रिश्ते हमें दर्द दे रहे होते हैं कई बार। तो आखिर रिश्ता क्या है? रिश्ता दो लोगों के बीच में, जैसे मैं किसी भी व्यक्ति के बीच में जो सोच रही हूँ, मेरे मन में जो उसको लेकर जो विचार आ रहा है, जो मैं उनके लिए महसूस करती हूँ, और फिर मैं जो बोलती हूँ और जो व्यवहार करती हूँ, यानी एक तरह की एनर्जी में क्रिएट करती हूँ सामने वाले के प्रति, और वो वाइब्रेशन मुझसे रेडिएट होकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है। यानी मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो महसूस कर रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ, ये सब एक एनर्जी के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में क्रिएट होती है, जिसे मैं क्रिएट करती हूँ, और वो फिर सामने वाले तक पहुंचती है। इसी तरह से सामने वाला जो मेरे लिए सोच रहा है, मेरे बारे में, जो मेरे बारे में महसूस कर रहा है, जो बोल रहा है और फिर जो कर रहा है, वो एनर्जी मुझ तक आ रही है। तो एक तरह से ये जो एनर्जी का एक्सचेंज है, वो रिश्ते बनाता है। उसके बाद हम उसे कोई भी लेबल दे दें, कोई भी नाम दे दें, हम दे दें पति पत्नी का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता। हम अगर वर्क प्लेस में हैं तो एक बॉस का एक सहकर्मी, हमारा सहकर्मी के साथ रिश्ता, एक बॉस का उसके जूनियर के साथ रिश्ता, पड़ोसी के साथ रिश्ता, और प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता। तो ये बहुत सारे, पर मुख्य रूप से एक एनर्जी एक्सचेंज जो है वो हमारे रिश्ते में होता है, और यही रिश्ता है। मैं इसको इस तरह से देख पाती हूँ, क्योंकि कई बार मैं बहुत कुछ अच्छा कर रही होती हूँ, पर मन में अगर मैं कुछ और सोच रही होती हूँ, कोई व्यक्ति मेरे से मिल रहा होता है और वो मेरे घर आया, मैंने सामने बहुत अच्छे से उसे बोला, परंतु मेरे मन में ये प्रश्न, अगर मैं अंदर ये सोच रही हूँ कि इस समय क्यों आ गए, फोन करके क्यों नहीं आ सकते थे, तो मैं वाइब्रेशन क्या दे रही हूँ उन्हें? वाइब्रेशन अलग दे रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ, कर कुछ रही हूँ। तो इस तरह की एनर्जी आप महसूस करेंगे कि इस तरह की एनर्जी कई बार हम रिश्ते में महसूस करते हैं, कि कई बार हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा होता है, और हम भी उन्हें बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे होते हैं। पर कई बार व्यक्ति सोच कुछ कर रहा होता है, महसूस कुछ अलग कर रहा होता है, पर बोल कुछ कर रहा होता है, बोल कुछ अलग रहा होता है। तो हम कहते भी हैं कि बोल तो ये रहे थे, मुझे मालूम है उनके अंदर कुछ अलग चल रहा था। तो साथियों, रिश्ते में एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। अब अगली बात आती है हमारे सामने, जो मेरा प्रश्न है कि आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका कौन सा है? एक बहुत अच्छा जवाब हमारे पास आया है, विथ सेल्फ, यानी खुद के साथ, मेरा स्वयं से, पायल जी भी कह रही है। और भी किसी से सुनना चाहेंगे? ये दो लोगों का अपना अनुभव है, पर हमारे अन्य साथी क्या महसूस करते हैं, हम उनसे भी सुनना चाहेंगे। प्लीज कोई अनम्यूट करके भी अपनी बात रख सकता है। स्वयं के सबसे ज्यादा अच्छे संबंध। हाँ, इस बात को मैं कुछ समझ नहीं पाई हूँ। तो हमारे जो जवाब आए खुद से, तो अधिकतर हमारे सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जब हम रिश्तों को देख रहे हैं, तो एक रिश्ता जो कि मैं भी महसूस करती हूँ कि मेरा स्वयं से रिश्ता। साथियों, जब मैं खुद से जुड़ी, खुद से मैंने अपने अंदर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया, और मैंने महसूस किया कि मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। वो कमियों के कारण मेरे में प्रेम की कमी हो रही है। मैं खुद को ही कम पसंद करती हूँ, मैं अपना ही रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं होता है कई बार।
मैं खुद पर डाउट कर जाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा है, झुंझलाहट है, धैर्य की कमी है। ये सारी चीजों के कारण मेरा खुद से ही रिश्ता कुछ कमजोर सा है। पर साथियों, जैसा कि आप सभी साथी हमारे सेल्फ ऑब्जर्वेशन ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं और आपने देखा है कि जब इन सत्रों से जुड़कर मेरा खुद से रिश्ता बहुत अच्छा हुआ, मधुर हुआ, तो मेरा बाहर के रिश्ते भी मेरे बेहतर होना शुरू हुए। तो मेरा मानना है कि सबसे पहला मेरा खुद से रिश्ता कैसा है। मैं एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण, अपना अनुभव रखना चाहूंगी कि साथियों, मेरी सास के साथ मेरा जो रिश्ता था, दुनिया सामने बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि मैं बाहर जो कुछ कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी। मेरे पारिवारिक संस्कार ऐसे थे, वो मेरे लंबे समय से वो काफी 97 इयर्स तक रही, तो निश्चित रूप से वृद्ध होने के बाद बहुत सारे कामों के लिए उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। मैं उनका बहुत ध्यान रख रही होती थी, सब कुछ कर रही होती थी, परंतु अंदर मेरे दिमाग में चलता रहता था कि इन्होंने मुझे बहुत परेशान करा है। क्योंकि मेरी शादी के समय उन्होंने प्रारंभिक वर्षों में बिल्कुल एक सख्त सास थी, परंपरावादी सोच की महिला थी, और उनका जो एक भाव था कि नई बहू को अगर हम दबा के नहीं रखेंगे तो बाद में परेशान करेंगी, और इसी तरह की बहुत सारी सोच के कारण तो वो सारी यादें मुझे बहुत तकलीफ दिया करती थी उस रिश्ते में। तो मैं बाहर सब कुछ अच्छा कर रही होती थी, पर मेरी एनर्जी जो जा रही होती थी वो बार बार यही जा रही होती थी कि देखो सब कुछ अब मैं ही कर रही हूँ और इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो ये एनर्जी मेरी उनके साथ, पर जब मेरा खुद से रिश्ता साथियों बहुत अच्छा हुआ, तो मेरे अंदर की एनर्जी भी परिवर्तित हुई, मेरे अंदर की सोच परिवर्तित हुई, और मेरा उनके साथ जो महसूस करना था वो बहुत प्रेम पूर्ण हो गया। मुझे उनमें बहुत सारी अच्छाइयां नजर आने लगी, और मेरा उनके साथ रिश्ता बाद के वर्षों में बहुत बेहतर हुआ। तो साथियों, जब हमारा स्वयं से रिश्ता अच्छा होता है तो हमारे सारे रिश्ते खूबसूरत होने लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा देखने का नजरिया बदला। हमारा कोई साथी जो उसने अपना खुद से रिश्ता ठीक किया हो और उसका कोई अनुभव हो, तो प्लीज हम सुनना चाहेंगे। प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात को वो रख सकते हैं। जी मैम। तो मैं अपना अनुभव ये रखना चाहती हूँ मैम कि जैसे कि मेरे परिवार और रिश्ते में बहुत खटास और बहुत मन मुटाव और अपने आप में क्रोधित रहती थी, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी तो दूसरी माँ, मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की थी। फिर संभवतः 2 साल पहले पिताजी भी चले गए, तो और मन में बहुत ज्यादा कड़वाहट थी। लेकिन मैं फरवरी के सत्र में यहाँ पे मैं जुड़ी, और यहाँ से जब मैं बातें करी और हमारा जो मौन संवाद चलता रहा मैम, तो उससे मैं आज तक उस मौन संवाद से निकल नहीं पाई, उसमें अपना चलता रहा। अभी लास्ट जून मैं अपने मायके गई थी और अपने माँ से और अपने भाई से बहुत अच्छे संबंध बना के और बहुत अच्छे तरीके से सुधर चुके हैं, और बहुत अच्छा लगता है। प्रेम के साथ डेली फोन करती हैं, पूछती हैं, हाल चाल होता है, और डेली होता है, तो मन बहुत शांति मिला मैम। थैंक यू यहाँ पे हम आने के लिए, और आप लोगों ने हमको इतना अच्छा मतलब परिवर्तन मेरे मन और जीवन में देने के लिए मैम। थैंक यू सीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपने मेरी बात की एक तरह से उसी बात को और समर्थन दिया, और आपके अनुभव ने हमें बहुत कहें कि आपके अनुभव से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि जब हमारा स्वयं से रिश्ता अच्छा होता है तो हमारे रिश्ते खूबसूरत होने शुरू होते हैं। गजिन जी, आप भी संक्षिप्त में, हम आपको भी सुनना चाहेंगे, प्लीज। धन्यवाद दीदी, बोलने का अवसर देने के लिए। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, जैसा अभी दीदी ने कहा स्वयं से रिश्ता, तो मैंने भी जब अंतर यात्रा को शुरू किया तो मैंने भी पाया कि मेरे सभी रिश्ते बेहतर होने, पर एक रिश्ता था जिसको शायद बहुत पहले से मैं खो रहा था, जिससे मैं दूर हो रहा था, वो था मेरा स्वयं से रिश्ता। और जब मैं स्वयं के अवलोकन करते हुए इस अंतर मार्ग पर बढ़ा तो मेरा स्वयं से रिश्ता अच्छा होने लगा, और मुझे लगा कि शायद यही कमी थी जिसकी वजह से मेरे और रिश्ते भी बिगड़ रहे।
और मतभेद, मनभेद उन रिश्तों में इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैं स्वयं को तो देख ही नहीं रहा था, सारी कमियां मैं दूसरे रिश्तों में ही तलाश रहा था। अपने स्तर से मैंने कमियां तलाशने की कभी कोशिश ही नहीं की। और जिस दिन स्वयं से रिश्ता बना तो मुझे मेरी सारी कमियां दिखाई देने लगी, मेरी सारी अपेक्षाएं और उपेक्षाएं दिखाई देने लगी जो मैं दूसरों से कर रहा था। और उसके बाद जब मेरा रिश्ता स्वयं से बना तो मैंने खुद को अपनी कमियों के साथ पहले स्वीकार किया, और जैसे ही मैंने खुद को स्वीकार किया तो मैं स्वयं से संतुष्ट होने लगा। स्वयं से मैंने प्रेम करना शुरू किया और खुद की कमियों पर मैंने कार्य किया। और मैंने एक महान दार्शनिक के वचन में सुना था कि जब तक हम स्वयं के अच्छे मित्र नहीं हैं तब तक हम किसी और के मित्र नहीं हो सकते। जब तक हम स्वयं से प्रेम ना कर लें तब तक हम किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। जब तक हम स्वयं को स्वीकार ना कर लें हम किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। और हमारे पास क्या है ये हमारी अंतर यात्रा बताती है कि हमारे अंदर क्या है। अब मैं पाता हूं कि मेरे सभी रिश्तों में जो ईर्ष्या, क्रोध, जलन, प्रतिस्पर्धा का भाव था वो अब थोड़ा कम होने लगा। मैं अब रिश्तों को समानुभूति के दृष्टिकोण से देख पाता हूँ, खुद को दूसरे की जगह रखकर देख पाता हूँ। और मेरे रिश्तों में अब अपेक्षाएं उपेक्षाएं बहुत कम होती जा रही हैं। जिन रिश्तों में बचपन से एक लंबी अपेक्षा चली आ रही थी वहां मेरा प्रयास आज भी जारी, और जिन रिश्तों में अपेक्षाएं पहले से ही कम थी वो मैं लगभग खत्म कर चुका हूँ। तो अब मैं पहले से बेहतर रिश्तों को एक अलग नजरिए और अलग दृष्टिकोण से देखकर उनमें सुधार की संभावनाओं को तलाशते हुए आगे बढ़ा। तो मैं इस यात्रा पर चल रहा हूँ और मुझे स्वावलोकन के माध्यम से निजी मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद सभी साथियों। थैंक यू गजन जी, आपने अपनी बहुत संक्षिप्त अपनी इस इनर जर्नी से जो अनुभव किया और उससे बहुत महत्वपूर्ण एक बात निकलकर सामने आई कि अगर जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो प्रेम करते हैं तो उसी के साथ वो जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं। जब हमारा खुद से रिश्ता नहीं होता, हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे होते, तो हम अपने से बाहर दूसरे रिश्तों में भी प्रेम नहीं दे रहे होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे समझ में आई। और साथियों, अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये हम लोगों का अनुभव है, दो लोगों ने, मेरे अनुभव को दो लोगों ने और सपोर्ट किया कि जब मेरा खुद से रिश्ता बेहतर हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ साथियों कि जब मेरा खुद से रिश्ता बेहतर हुआ तो मेरे में क्षमा करने की एक मेरे में शक्ति, क्षमा मांगने की शक्ति, ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे में महसूस हुई क्योंकि मैं खुद प्रेममय हो गई थी। तो अब मेरा जो एनर्जी एक्सचेंज था दूसरे के साथ, कोई भी रिश्ता, जो चाहे मेरा अपने पति से हो, अपने बच्चों से हो, अपने ससुराल पक्ष से, मायके पक्ष से, अपने वर्क प्लेस पर, यहाँ तक कि प्रकृति के प्रति भी मेरे मन में बहुत ग्रेटिट्यूड का भाव आया और मुझे लगा बहुत कुछ ले रही हूँ, अब मुझे बहुत कुछ देना है। इस आभार भाव के साथ प्रकृति के साथ भी मैं जुड़ी। तो साथियों, जब ये बिल्कुल वही हो गया कि जब मैं सब कुछ मैंने अपने ग्लास को बहुत सारी चीजों से भर लिया, तो अब जब रिश्तों में जब भी मेरा एनर्जी एक्सचेंज होती है तो मेरे अंदर से वही निकलता है जो मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर अब इरिटेशन नहीं है, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर धैर्य की कमी नहीं है। मैं बहुत खुद को प्रेम कर रही हूँ, खुद पर विश्वास कर रही हूँ, खुद को रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो बाहर भी मैं प्रेम दे पा रही हूँ अपने रिश्तों में, बाहर भी रिस्पेक्ट दे पा रही हूँ। तो ये साथियों, इस तरह से मैं इस चीजों को देख पाई और उसी के साथ मैंने देखा कि मधुर रिश्तों के लिए कुछ चीजें अपने आप आ जाती है जब हमारे पास प्रेम होता है। साथियों, जब प्रेममय होते हैं तो अगर हम प्रेम में हैं तो गजन जी ने भी इस बात को कहा कि हमें जलन नहीं होती है, हमें ईर्ष्या नहीं होती, हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते हैं, हम स्वार्थी नहीं होते हैं। ये प्रेम, इस रिश्ते में सबसे पहले हम चाहते क्या है? हम प्रेम चाहते हैं और सामने वाले को हम प्रेम दे नहीं रहे होते हैं क्योंकि वो हमारे पास नहीं होता है और हम सामने वाले से प्रेम मांग रहे होते हैं। पर जब हम प्रेममय होते हैं तो फिर हमारे में ये सारी भाव जो कि रिश्तों को खराब कर रहे थे, स्वार्थ हमारा, हमारी जलन, हमारी ईर्ष्या, हमारी मतलब जलन, ईर्ष्या, स्वार्थ, है ना,
प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीजें जो हमारे रिश्तों को खराब कर रही होती, तो प्रेम के कारण वो सारी चीजें हम में से हटती हैं। इसी के साथ मैं देख पाती हूँ कि विश्वास किसी भी रिश्ते का, प्रेम पहला भाव है, तो विश्वास जो है वो भी रिश्तों की हमारी नींव को मजबूती देता है। अगर मेरे को सामने वाले पर विश्वास है तो मैं उस पर डाउट नहीं करूंगी, उसकी बातें अगर होगी तो मुझे लगेगा मेरे भले के लिए कह रहे हैं। अगर वो कभी मेरी कोई मुझे क्रिटिसाइज भी कर लेगा तो मैं सोचूंगी कि मुझे सुधारना चाहिए। पर अगर मेरा सामने वाले पर विश्वास नहीं है तो मुझे उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं होगी, हर बात पे मैं डाउट करूंगी, और ये विश्वास न होना भी रिश्तों को कहीं ना कहीं खराब करता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, संवाद। क्या वास्तव में हम लोगों से बातचीत करते हैं, या हम बातचीत करने की बजाय कई बार हम ताने दे रहे होते, तंज कस रहे होते हैं, अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या हम कुछ अपना ही एजेंडा लेकर चल रहे होते हैं। जैसा कि दुबे जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, जिसके कारण मेरे रिश्तों में बहुत बेहतरी हुई, कि हम अपना कोई एजेंडा चला रहे होते हैं, हम अपने मन में कुछ ठान लेते हैं कि आप तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो फिर हम सामने वाला हमारा कितना भी ध्यान रख रहा होता है पर हम उसको महसूस नहीं कर रहे होते। जब हम संवाद न कर कर ये सब कर रहे होते हैं तो फिर हमारा मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप, ये चीज आती है, और ये भी हमारे रिश्तों को मधुर नहीं रहने देती है। तो साथियों, ये कुछ बातें थी। अब इस चर्चा को आपके साथ बातचीत करते हुए मेरी साथी सुषमा जी इसको आगे ले जाएंगी, जो कि शुरू से इस पूरे सत्र में के संयोजन में मेरे साथ रही हैं। तो सुषमा जी प्लीज आगे की इस चर्चा को आप आगे की तरफ बढ़ाइए। थैंक यू। जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुषमा दास इंदौर से आपके साथ जुड़ी हूँ और रिश्तों पे ही आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। जैसा अनीता जी ने हमें अभी रिश्तों के बारे में, रिश्ते क्या हैं और कैसे बन रहे हैं और कैसे मधुर हैं, इस पे बहुत सारी बातें करी है और हम रिश्तों को समझ पाए हैं। तो रिश्ते दोस्तों जब बिगड़ जाते हैं, तो जब बिगड़ते हैं तो हमें कितना दुख देते हैं और हम उनको किस किस तरह से वापस बिगड़े नहीं, इसके लिए क्या क्या कारक हो सकते हैं, ये इस पे हम बात कर रहे हैं। मैं अभी सम्मान पर बात करना चाहूंगी और साथियों, मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब इसमें शामिल हों। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सम्मान, रिश्तों में सम्मान किस तरह से हमें सहायता कर सकता है, ये कोई भी साथी हमें अनम्यूट करके बताए। आप खुद बताएं, नहीं तो फिर मैं आपको बुलाती हूँ। मैं किसी के भी विचार सुनना चाहूंगी कि सम्मान हमारे रिश्तों को किस तरह से प्रभावित करता है। आनंद शर्मा जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे बताएं कि सम्मान हमारे रिश्तों पे मधुरता का किस तरह से महत्वपूर्ण कारक है। जी जी सुषमा जी, सम्मान वास्तव में, पहले तो रिश्तों की जहां तक बात आती है तो सम्मान, और सम्मान लेने से पहले सम्मान देने की भी बात आती है कि हम रिश्ते बनाने के लिए कितना सम्मान दे रहे हैं और कितना सम्मान हमको उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन पार्ट वो बहुत जरूरी नहीं है, जितना ये जरूरी है कि आप रिश्ते में प्रगाढ़ता लाने के लिए या अच्छे बनाने के लिए आप कितना सम्मान सामने वाले को दे रहे हैं और कितना आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं उनको, और इस तरीके से ही हम रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे बना सकते हैं। जी धन्यवाद। जी जी, वाकई सम्मान से ही हम हमारे रिश्तों की प्रगाढ़ता बना सकते हैं, ये हमारे खुद के अनुभव है। हम हमारे किसी एक साथी को और चुनना चाहेंगे। संक्षिप्त में अपनी बात रखें, हम सभी कारकों पे सभी साथियों को सुनना चाहेंगे। धन्यवाद आनंद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मनीष सोनी जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, आप अपने विचार रख सकते हैं सम्मान पे। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं मनीष सोनी कटनी से सभी का स्वागत करता हूं। सम्मान रिश्तों में बेहद जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सम्मान की उचित मात्रा होनी चाहिए। अगर हम
हमारा जो रिश्ता है उसमें हम अगर जरूरत से ज्यादा उसको सम्मान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो रिश्ते हैं बच्चों से भी होते हैं, तो बच्चों का भी सम्मान बेहद जरूरी है। उनके अंदर भी ये भावना होती है कि उनको सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनीष जी, वाकई सम्मान सभी रिश्तों में चाहिए, चाहे वो हमारे घर के बड़े हों, जैसे आपने बताया बच्चों का भी। हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है, और सम्मान में मैं चाहती हूँ कि खुद का भी सम्मान होना चाहिए। जैसा अभी अनीता जी ने खुद के रिश्ते की बात की कि हम सम्मान के से ही अपने रिश्तों की गरिमा आगे बनाए रख सकते हैं और रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद मनीष जी। मैं इसके बाद में अगले हमारे उस पे कारक पे जाऊंगी। हमारा अगला कारक है सामंजस्य या स्वीकार्यता। हम रिश्तों में किस तरह से सामंजस्य बैठाकर या उन्हें अच्छी तरह से स्वीकार्य भाव देकर अपने रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। इस पर पायल झा जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमें कुछ आपके महत्वपूर्ण अनुभव बताएं, अपने विचारों से अवगत कराएं। नमस्ते मैम, सभी को नमस्कार। आपने मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत विषय है और विषय को शुरुआत से सुन रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सवाल था, जो जहाँ से स्वयं का रिश्ता, वहीं पर मैं अटकी रह जाती हूँ, क्योंकि हमेशा हमारे आसपास और बाकी लोगों के साथ तो रिश्ते बनाने के लिए हम जोड़ तोड़ कर ही लेते हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होते हैं और अपने को अपने साथ सामंजस्य, जैसे हम ऊपरी तौर पे हैं, हमारी बाहर की दुनिया है और हमारा अंतर्मन है, उस दोनों के बीच जब तक हम सामंजस्य नहीं बिठाते हैं तो कुछ ना कुछ गलती कर ही जाते हैं। चाहे हम सामने वाले के लिए कुछ रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहे हो या स्वयं से कर रहे हो। तो मैं इस बात को बहुत इम्पोर्टेंट देखती हूँ कि जो सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, और मर्यादा के साथ काम करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बस मैम, थैंक यू। जी पायल जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से इसको समझा है और हमें बताया है। मैं किसी एक साथी से और बात करना चाहूंगी कि सामंजस्य और स्वीकार्यता, मैं दोनों शब्दों पे आपके विचार जानना चाहती हूँ। तो सुधीर पांडे जी, मैं आपको बहुत संक्षेप में। नमस्कार दीदी, नमस्कार साथियों। देखिए, जहाँ तक संबंधों में सामंजस्य और स्वीकार्यता का सवाल है, ये बहुत ही जरूरी कारक मैं मानता हूँ, क्योंकि जब तक हम जिसके हमारे साथ का रिश्ता है, जिसके साथ में हम बात कर रहे हैं, उसके जो विचार हैं, उसकी जो सोच है, उसके साथ में अपनी सोच को नहीं ला पाते या उसके साथ में तालमेल नहीं बिठा पाते, या वो जैसा है, अगर कोई रिश्ता ऐसा है जिस रिश्ते के साथ में हमें लगता है कि इसके अंदर कुछ बहुत खूबसूरत तथ्य हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, लेकिन हो सकता है कुछ जगह पर वो उसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें पसंद नहीं आ रही, लेकिन हम अगर किसी की अच्छाई इसी रिश्ते के साथ चलना चाहते हैं तो उस रिश्ते में अच्छे बुरे दोनों चीजों को स्वीकार भाव के साथ में लेते हुए, ये अच्छा है, इसके अंदर अगर ये कमियां हैं तो ये कमियों के साथ में हम उनको स्वीकार रहे हैं, और एट द सेम टाइम खुद को भी साथ में इतनी ईमानदारी होना चाहिए कि अगले को हम इतना मौका दें कि वो हमारी कमियों के साथ में खुद को स्वीकार कर पाए। तो सामंजस्य और स्वीकार्यता ये आपस में बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से। धन्यवाद। जी सुधीर जी, धन्यवाद। वाकई हमें रिश्तों में सामंजस्य बैठाना जरूरी है। जैसे मैं अपने उस पर खुद के स्तर पे ये समझती हूँ दोस्तों की, यदि हम जैसे घर में यदि मेरी मदर इन लॉ मुझे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए कहती थी, तो मुझे बड़ा लगता था कि यार इतने वहाँ भजन हो रहे हैं, मैं उस भजन में जाके क्या करूंगी। या अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स यदि उन्हें अपने साथ में ले जाना चाहते हैं, तो दोस्तों यदि हम उस टाइम घर पे बैठ के इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कहीं चले जाएं। सामंजस्य इसी तरह से बैठता है, हम उनके भावों को स्वीकारें कि वो चाहते हैं कि हमसे लोगों को मिलाएं कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बहू है, या ये मेरे बच्चे हैं।
तो जहां हमें बहुत ऐसा लगता है कि 33% मुझे ऐसा लगता है कि 30% पे भी यदि जाएगी, 30% हम उन लोगों का कहना मान के सामंजस्य से बैठाएं, 70% हम अपने मन की करें। जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि कोई सब्जेक्ट लेने की बात है तो हम अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, यदि वो अपनी हमारी इच्छा से विपरीत जाना चाहते हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण है, हम ये सब्जेक्ट नहीं ये लेंगे। पर छोटी छोटी बातों में हम सबके साथ में सामंजस्य से बैठाएं। सबके संस्कार अलग है, सबके व्यवहार अलग है, तो उनको हम अपने हिसाब से न बनाकर उनको स्वीकार करें, जैसे हैं वैसे ही, और आगे बढ़े। धन्यवाद आप सभी को। हमारा अगला कारक आ रहा है क्षमा करना और क्षमा मांगना। ये हम अपने आत्म अवलोकन में लगभग नित्य प्रति देखते हैं। बहुत संक्षिप्त में मैं किसी के विचार इस पे भी जानना चाहूंगी कि यह रिश्तों को किस तरह से मजबूत बनाता है। तो कि कोई और साथी हमारे हैंड रेज करें या मैं ही बुलाऊं? अनुपमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी मैडम, सभी को मेरा नमस्कार। दीदी, मैं प्रारंभ से जुड़ी हुई हूँ। अनीता दीदी और आपके विचार और रिलेशनशिप रिश्तों के बारे में आज जो मैंने सुना, और वास्तव में मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं खुद से रिश्ते की जरूरत है। और यदि मैं कहीं फील कर रही हूँ कि मैंने यहाँ गलती करी है, तो हमें स्वयं को माफ करना चाहिए। यदि हम स्वयं को माफ कर पाएंगे तब अपने से जुड़े लोगों को माफ करेंगे, और फिर जो हमारा विस्तृत रिश्ते हैं और आगे दूसरी सीढ़ी पे जो रिश्ते बनते हैं उन सब में भी हम माफ करना सीख पाएंगे। इसीलिए क्षमा का भाव रखना रिलेशनशिप के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। धन्यवाद दीदी। जी, मेरे एक साथी से और सुनना चाहेंगे क्षमा करना और क्षमा मांगने पे। सुषमा जी, निधि जी ने हैंड रेज किया, उनको सुन ले। जी निधि जी स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सरकार सर, और थैंक यू मैम। मेरी वॉइस नहीं आएगी तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। और जैसे क्षमा मांगने के लिए आपने बोला है मैम कि हम रिश्तों को मजबूत कैसे कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इगोइस्टिक पर्सन हूँ और मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था कि मैंने किसी का दिल दुखा दिया है या मेरे रिश्ते में थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है। ये जो एक डायग्नोस्टिक वो होता है वो मैं कर नहीं पाती थी। और मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करूंगी मैम। एक्चुअली मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो मुझे 10 बजे मतलब स्कूल पहुंचना है। तो मैं सुबह से अपने मॉर्निंग के जो काम रहते थे उस पर लगी रहती थी, और उस दौरान मैं देखती थी कि मेरे पापा जो बैठे हैं मेरे सामने, कभी बोलते थे निधि तुम मुझे आधी गिलास पानी दे दो, कभी बोलते थे आधी कप कॉफी बना दो। तो मैम मुझे स्कूल जाने का इतना फ्रस्ट्रेशन रहता था कि मैं अपनी पापा की बातों को इग्नोर कर देती थी, और कभी कभी तो झल्ला के मतलब इरिटेशन के साथ उनको बोलती थी अरे पापा तुम तो मुझे फंसा देते हो, अभी मेरा दूसरा काम है। मैम पापा मेरे को गुस्से से देखते थे बट वो बोलते कुछ नहीं थे, और मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आता था। मैंने कभी इस चीज का एहसास ही नहीं किया कि मेरे पिता को इस छोटे छोटे कामों से कितना दुख पहुंच रहा है, और मुझे एहसास होता भी नहीं है जब तक कहते हैं ना कि वो खुद पर नहीं आती है तब तक समझ नहीं आती है। तो एक बार मैंने अपने बेटे को सेकेंड सैटरडे था मैम, और मैं सब्जी बना रही थी। मैंने उसको बोला अक्षत 2 टमाटर दे दो बैठते, तो वो बोलता है कि मम्मा जब देखो तुम मुझे फंसा देती हो। मैं कुछ और काम कर रहा था और आप कहाँ से कहाँ मुझे ले आए। मैम उसको देख के मुझे भी गुस्सा आई। मेरे पापा तो अब मैं बड़ी हो गई तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला था, पर मैंने उसको 2 चांटे लगाए और मैंने बोला ये फिद्दी सा बच्चा ये कितना बहस कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आई मैम उस दिन। मुझे बहुत दुख लगा कि बच्चे मतलब इतना ज्यादा बहस करते हैं। स्कूल चली गई, सारा दिन मेरे मन में यही बातें आ रही थी और ना जाने कब स्वावलोकन के माध्यम से मैंने ये समझ लिया कि आज ये छोटा बच्चा यदि मुझे मना कर रहा है तो मुझे इतना दुख पहुंचता है। मैंने अपने पिता को कितना दुखी नहीं किया होगा। और मैम जब मैं घर आई तो सबसे पहले मैंने अपने पापा को ये बोला था कि पापा आज मैं थोड़ा सा टेंशन में थी और दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो मेरे पापा बोलते हैं इसको क्या हो गया, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ चलो ठीक है या कुछ भी, तो सिर्फ उन्होंने यही बोला था इसको क्या हो गया है। और मैं अपने पापा को नहीं बता सकती थी, पर मैं इतना दुखी हुई थी, मैं बहुत रोई कि ये हमारे बच्चे ही हमें आईना दिखा देते कि हम क्या कर रहे हैं।
तो मैंने उनसे क्षमा मांगा था, और आज भी मेरा रिश्ता मेरे पापा के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे लगता है बेटी अपने पापा से ज्यादा कनेक्टेड होती है। तो अभी मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं कभी उनको दुखी ना करूं। तो ये एक क्षमा वाले भाव ने मेरे रिश्ते को मजबूत किया था। तो थैंक यू जी निधि जी, धन्यवाद आपको। आपने क्षमा करना और क्षमा मांगना, वाकई समय पे यदि हम क्षमा कर देते हैं या फिर किसी की गलती पे किसी हमारी खुद की गलती पे हम क्षमा मांग लेते हैं, तो दोनों ही स्थिति में हम अपनी ही खुशी को बढ़ा रहे हैं। पर ये बात है कि हमें ये दोनों काम समय रहते जल्दी कर लेने चाहिए। निधि जी, मैं अगली हमारी बात उस पर बात करना चाहूंगी कि पहल करने की इच्छा या अहंकार न करना, इस पर मैं किसी साथी का विचार सुनना चाहूंगी। अपर्णा जी, आप दूना चाहेंगी? हेलो हेलो जी अपर्णा जी। हाँ जी मैडम, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार मैडम, पहल करने की इच्छा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं तो शायद जब तक हम पहल नहीं करते हैं, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। तो पहल करना जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जब 100 अवलोकन के सत्र से मैं जुड़ी मैडम, तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि हमको जो है इस काम को करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि हम पहल करने में देर कर देते हैं तो संबंधों में इतनी ज्यादा खटास आ जाती है कि उनको सुधारने में और समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये एक चीज मैंने सीखी इससे कि अब मैं जो है अपनी गलती पे जल्दी से दूसरों से क्षमा मांग लेती हूँ, और फिर सोचती हूँ कि हाँ, ये शायद मेरे से गलत हो गया, क्योंकि परिवार में तो अधिकतर ऐसा होता है कि हमको सबके साथ मिलजुल के ही रहना होता है और छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ तो मुझे और ज्यादा समस्याएं होती हैं, और फिर यदि कोई ऐसी बातचीत हो जाती है तो फिर बहुत देर तक यही तनाव रहा आता है पूरे दिन का कि अरे आज ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो पहल करने से ये रहता है कि मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और फिर एनालिसिस करके हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। बाद में अपनी बात जो है दूसरे के सामने रख देते हैं कि हाँ, उस समय ऐसा हो गया था। पर पहल करना जो है इम्पोर्टेंट होता है और समस्याओं का समाधान उससे हो जाता है। जी धन्यवाद। जी अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई यदि हम अपना अहंकार भूलते हैं और हमेशा इस जिद पे यदि अड़े रहते हैं कि वो पहले बोले या मैं पहले बोलूं, तो गलतियों को पीछे छोड़कर, दुखों को पीछे छोड़कर यदि पहल करते हैं, अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तो हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना पाते हैं। धन्यवाद अपर्णा जी। मैं अगले हमारे कारक पे जाना चाहूंगी, गुणवत्तापूर्ण समय देना। गुणवत्तापूर्ण समय देना भी हमारे रिश्तों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसी की वजह से हमारे रिश्ते और गहरे और मजबूत होते हैं। इस पर मैं अपने किसी और साथी से विचार जानना चाहूंगी। डॉक्टर नीलम चौरे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्या वो अपने विचार मुझे हमें शेयर करेंगी इस गुणवत्तापूर्ण समय के कारक पे? जी मैम। जी नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते मैम, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, आपको धन्यवाद। समस्त जुड़े हुए भाई बहनों को बहुत स्नेह, नमस्ते और अभिवादन। गुणवत्तापूर्ण समय, आपके सबसे पहली बात है कि इस टॉपिक को देख करके मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर चर्चा करना। गुणवत्तापूर्ण समय से संदर्भ में सबसे बड़ी बात है कि हम दिन भर घर में रहते हैं, लेकिन हमारा घर के सदस्यों के साथ भी बातचीत नहीं हो पाती है। मान लीजिए आजकल अधिकतर लोग वर्किंग में हैं और बाहर से आते हैं, बच्चों से खाना पे खिलाना, उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध करवा देना, गैजेट्स उपलब्ध करवा देना, लेकिन उनके साथ बैठ करके उनकी मन की बात को नहीं जानना। घर में अगर हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हम 10 मिनट उनके साथ बैठकर चाय पी लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और अगर उनको क्या समस्या है इसके बारे में भी वो बतला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा हंस सकते हैं। तो उससे घर, हमारे आसपास किसी भी तरह के पड़ोसी रहते हैं, जो भी रहते हैं,
उनसे भी हम लोग बातचीत करें, उनको भी, उनके साथ भी एक मधुर संबंध, हम अपने आपस में एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, वो हमसे कुछ सजेशन ले सकते हैं। लेकिन ये तभी समय है, केवल हाय हेलो करके निकल जाएंगे तो वो कभी भी हमें कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन हम 2 मिनट खड़े होकर अगर उनसे बात करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और हमें अपनी समस्या, इसलिए समय पूरा दिन देना, वर्किंग में है हम या नहीं है, बहुत सारी महिला दिन भर घर के कामकाज में लगी रहती हैं, टीवी सीरियल देखती हैं, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन हम बच्चों को और बड़ों को, बुजुर्गों को या अपने फैमिली के हम उम्र मेंबर्स को या अपने आसपास के लोगों को वो समय नहीं दे पाते हैं। और मुझे कभी लगता है कि परिवार के लोगों के बच्चों के पास में आजकल बहुत सारे ऐसे आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं कि जिनके द्वारा वो क्या देख रहे, क्या कर रहे। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी कि कहा कि वो कहता मम्मा ऐसा बोलते रहते, तो उन्होंने एकदम रुककर इस बारे में सोचा कि कहाँ हम गलत हैं। हो सकता है हम गुणवत्तापूर्ण समय उस बच्चे के साथ बिताएंगे तो उसकी मनोविज्ञान चेंज होगा, क्योंकि बड़ों बुजुर्गों का मनोविज्ञान अलग होगा, बच्चों का अलग होगा और हम उम्र का अलग होगा। तो हमें इस बात पे विचार करना जरूरी है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति के साथ हमें धैर्य से उनकी बात को सुनना और उनके साथ बैठ कर के बातचीत करना, भले ही वो समय बहुत कम हो, बहुत थोड़ा सा समय हो, लेकिन हम उनके साथ बैठ करके अगर बात करेंगे, शेयर करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम हम समझ सकेंगे और घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, हमारे आस पड़ोस में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण लगेगा। थैंक यू मैडम। जी नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई गुणवत्तापूर्ण समय या क्वालिटी टाइम जिसको हम बोलते हैं वो यही है कि हम जिसके साथ जितना समय बिता रहे हैं वो पूरे मन से बिताएं। हमारा मन नहीं रहे, तन तो होता ही है, पर हमारा यदि मन नहीं रहता है, जैसे बच्चों के साथ बिता रहे हैं तो बच्चों को एक प्यार भरा स्पर्श भी दें, जादू की झपकी आजकल हम सब सुनते हैं, बच्चों को वो दें। या फिर हम किसी से बच्चों के साथ एक परंपरा बनाएं परिवार में, तो हम डिनर साथ में करेंगे या हम पिकनिक में महीने में एक बार जाएंगे, बहुत अच्छे से। इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाह रही थी मैं, अनुपमा ग्वालियर से। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। जैसे बोलते हैं, एक शब्द है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऐसे ही ये गुणवत्तापूर्ण टाइम या समय जो भी अपन अभी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जैसे आपने कहा, भले ही हम थोड़ा सा टाइम दें लेकिन उसमें संवाद होना चाहिए। टाइम तो हो सकता है कि घर में 2 बच्चे, मम्मी पापा या दादी 4 या 5 लोग बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, सब अपना अपना मोबाइल पकड़े हैं, बाबा रिमोट पकड़े बैठे हैं, तो बैठे तो सब पास हैं, लेकिन इसमें अपना संवाद होना चाहिए। और एक बार मैडम, मैं डाइट में ट्रेनिंग दे रही थी टीचर्स को, तो मैं पॉक्सो अधिनियम के बारे में चर्चा कर रही थी। तो उस समय मैंने एकदम से टीचर्स से कहा कि आप ये बताइए कि यदि आपका बच्चा या बच्ची 18 से 20-22 साल का है, तो आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि कितने दिन हो गए आपने उसको टच नहीं किया है। जैसे अभी आपने कहा एक जादू की झप्पी, तो मतलब यदि हम ये सोचते हैं कि आप बच्चे बड़े हो गए तो क्या उन्हें स्पर्श की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको जो आपने बताया वो चीज को बिल्कुल, उनको प्यार की, स्पर्श की बिल्कुल जरूरत है, नहीं तो बच्चे को पता कैसे चलेगा बैड टच और गुड टच, ये सब यदि हम उन्हें स्पर्श करते रहेंगे, उनके क्लोज रहेंगे, तभी हम उनसे अपने ये जो क्वालिटी टाइम दें, भले ही उसमें 10 मिनट एक बार उनके सिर पे हाथ फेर दें, 5 मिनट बगल में बैठे और उनसे बोल दे आप भी मोबाइल रख दो। आजकल तो बच्चों के पास भी, हम तो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन मोबाइल पे, अरे भाई रख दीजिए 10 मिनट, चलो छत पे साथ में वॉक करेंगे, जो भी तुम्हारे मन में दिन भर हुआ, हमारे साथ भी जो गुजरा हम उनको शेयर करें, वो अपना शेयर, पहले हमें शेयर करना है, वो आदत तब उनमें आएगी कि मम्मा ने अपने बारे में सब बताया तो हमें भी बताना है। तो बस मेरे को थोड़े मन में ये विचार आ रहे थे मैम, तो इसलिए मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ सभी के साथ में। थैंक यू अनुपमा जी, बहुत महत्वपूर्ण विचार आपने रखे हैं। वाकई आजकल फोन हम सब में बहुत दूरी बना रहा है और हमारे क्वालिटी टाइम को कम कर रहा है। तो फोन और दूसरे गैजेट्स में अभी हमें थोड़ी, जब परिवार के साथ हैं तो उनसे दूरी बनाना चाहिए। और बच्चों के साथ हमें बड़ों को भी एक प्यार भरा स्पर्श, उनकी केयर देना चाहिए। यदि हम उनके साथ हैं तो उनकी सुने और उनको समझें, ये रिश्तों को बहुत मधुर बनाएगा। इसके आगे हम फिर बात करना चाहेंगे कृतज्ञता पे। कृतज्ञता पे हमारे कौन से साथी बताना चाहेंगे कि रिश्तों को कृतज्ञता किस तरह से और मजबूत करती है? जी रवि सर, स्वागत है आपका।
आप किसी भी रिश्ते में कृतज्ञता का भाव आना बहुत ही आवश्यकता है, और हम यदि जब तक उसमें कृतज्ञता का भाव नहीं देखेंगे तो ये जैसे स्टेप बाय स्टेप है आपका, उसमें अधूरा रह जाएगा। और हमें उससे कुछ भी मैंने जैसे रिलेशन का में प्रेम है, कृतज्ञता का भाव हमेशा एक बनाए रखना चाहिए एक दूसरे से। यदि हम सच्चे मन से कृतज्ञता करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जी रवि सर, थैंक यू। वाकई कृतज्ञ यदि हम रहते हैं तो हम ज्यादा खुश रहते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। और जब हम कृतज्ञ रहते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों पर नहीं जाता जो नहीं है, हमारे पास है हम उसके लिए आभारी रहते हैं, और नहीं है उसकी तरफ यदि ध्यान जाता है तो हम दुखी रहते हैं। तो इस तरह से कृतज्ञता हमें बहुत खुशियां देती है। और जब हम अपने रिश्तों के प्रति जिसने कुछ थोड़ा सा भी हमें दिया है उसके प्रति आभारी रहते हैं तो हमें उनकी तरफ से बहुत सारा आभार मिलता है। आप एक बार देंगे आभार तो ऊर्जा आपकी यदि आभार की तरफ जा रही है तो बहुत सारे रिश्तों में आपको वापस पलटकर आभारी मिलता है, तो खुशियां ही बिखरती है। तो कृतज्ञता इस तरह से हमारे रिश्तों को और मजबूत करती है। धन्यवाद आपको सर। हम आगे धैर्य पर बात करना चाहेंगे कि धैर्य हमारे रिश्तों को किस तरह से मधुर बनाता है, मजबूत बनाता है। तो हमारे कौन से साथी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे इस पर अपने अनुभव रखने के लिए या विचार रखने के लिए? सुषमा जी, मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह से कोई यदि आगे होकर आ रहा है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। जी ज्योति जी। धैर्य का तो रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कई बार ऐसा होता है कि घर में हम सब लोग रह रहे हैं, एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा अगर धैर्य पूर्वक उसकी बात को समझेगा कि उसको किस बात पे परेशानी है, क्या है, या बिना मतलब के है या कुछ भी है, उसकी परिस्थिति को समझ के अगर चलेगा और उस वक्त थोड़ा धैर्य रखेगा तो नेचुरली ये घर में शांति भी रहेगी और रिश्तों में भी प्रगाढ़ता आएगी। सामने वाला समझेगा कि इसने मेरी परेशानी को समझा और मेरा साथ दिया। और मैं भी मान लीजिए दो आमने सामने मैं भी गुस्सा कर रही हूँ, वो भी गुस्सा कर रहे हैं, तो कोई हल नहीं निकलेगा। एक को धैर्य पूर्वक सुनना पड़ेगा। तो ये मतलब मेरा ही नहीं और भी जो मैं अपनी फैमिली का ही बताती हूँ, सभी साथियों का ये कर्तव्य होता है कि जब एक को परेशानी है तो दूसरा उसके धैर्य पूर्वक उसकी बात को सुने, समझे वो क्या कहना चाहता है और क्या करना चाहता है, इस सब का समझ के सोच के फिर निर्णय। तो धैर्य का तो बहुत बड़ा स्थान है रिश्तों को आगे बढ़ाने में और रिश्तों में प्यार रखने में, प्यार को बरकरार रखने के लिए। जी ज्योति जी, थैंक यू सो मच। ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई रिश्तों में यदि हम, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सभी लोग कुछ न कुछ गलतियां करते हैं और उन गलतियों पर यदि हम ध्यान न दें, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें, धैर्य बनाए रखें। जैसे यदि हमने गैस पे सब्जी चढ़ाई है और सब्जी यदि हम तेज गैस पर बना लेते हैं तो वो बाहर से पकेगी, अंदर से नहीं। उसी तरह रिश्ते भी धैर्य के साथ यदि हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत भी होंगे और मधुर भी होंगे। धन्यवाद ज्योति जी। हम इसके आगे समानुभूति पर बात करना चाहेंगे। समानुभूति किस तरह से हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में सहायक हो रही है। साथियों, सहानुभूति के लिए जब ऐसा रहता है जब हम दूसरों के दुख समझते हैं और उसमें मतलब अपनी मदद करते हैं, दूसरों को दुख जानकर उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, वो सहानुभूति है। और जब हम दूसरों की जगह अपने को रखकर देखते हैं, उस स्थान पर स्वयं को महसूस करते हैं, ये समानुभूति है। तो ये दोनों ही कारक हमारे रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये नीलम जी के विचार भी हम इस पे जानना चाहेंगे आगे। जी मैडम, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत अच्छी तरह से आ रही है जी। समानुभूति अगर हमें प्राप्त होती है, किसी भी व्यक्ति को यदि समानुभूति प्राप्त हो जाती है तो वह सामने वाले की समस्याओं के निदान में बहुत ज्यादा सहयोग कर सकता है। परिवार में किसी भी सदस्य के साथ में अगर ऐसा होता है कि वह किसी कारण से दुख में है और हम उसकी जगह पे उसकी समस्या को समझने के बाद जब उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखते हैं तो हमारे सारे अहंकार, हमारे सारा ईगो समाप्त हो जाता है और तब लगता है कि ये इस समस्या का हम हल कैसे कर सकते हैं। उसी तरह से अपन स्टूडेंट्स के बीच में या कहीं पर भी कोई पुअर चाइल्ड है या कोई भी है तो उसकी जगह अगर हम
उसकी जगह अपने आप को रख करके देखते हैं तो हम उसकी मदद पूरे मन के साथ, तन मन धन से करने के लिए भी तैयार रहते हैं समानुभूति के अंतर्गत। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें केवल किसी को सहानुभूति की ही आवश्यकता होती है, खासतौर से परिवार में रिजल्ट आया, बच्चे के कम मार्क्स आए, वो दुखी है। और अधिकतर परिवार में हम देखते हैं कि माता पिता और फैमिली के बड़े मेंबर, ये इतने कम नंबर आए तो मैं ऐसा कर, जबकि उस समय वास्तव में उसको बहुत सहानुभूति की जरूरत होती है, क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ होता है। ऐसे कई जीवन में अवसर आते हैं, और जब हम उसको उसके दुख के समय में उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो वह भी बड़े होकर के समाज में और अपने माता पिता के प्रति उनके अपने उस चीज को समझता है और करना भी वैसा ही चाहता है। और उसी तरह से वह भी देखता है, जबकि हमारे बड़े जो परिवार के लोग हैं वो अगर दूसरों के दुखों को कम करने के लिए खुद उसका अनुभव महसूस करते हैं तो वो भी उसको सीखता है। और हम नेक्स्ट पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम उसको अपना ये दे करके जाते हैं। एक तरह से जैसे हमारे यहाँ बाई है, काम कर रही है, अब उसके घर में कोई समस्या है, हम कहते नहीं तुम करके जाओ, बच्चा देख रहा है, ये सब देख रहा है कि मेरी मदर का उसके साथ कैसा बिहेव है। तो जब वो बड़ा होता है तो वो भी वैसा ही समाज के छोटे वर्ग के तबके के, इस तबके के लोगों के साथ में इस तरह से बिहेव करता है। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि नहीं, उसकी समस्या को सुना गया और कहा गया ठीक है तुम जाओ, तुम्हें क्या जरूरत है, पैसे की जरूरत है, कुछ जरूरत है, बेचारा बड़ा परेशान है, तो धीरे धीरे उसके मन में भी ये भाव पनपने लगते हैं। इसलिए समाज में समरसता स्थापित करने के लिए, एक रूपता लाने के लिए और ये समाज में सद्व्यवहार कायम करने के लिए सहानुभूति और समानुभूति दोनों की ही आवश्यकता होती है। थैंक यू मैम। जी नीलम जी, बिल्कुल आपने इस चीज को बहुत गहराई से समझाया है, क्योंकि हमसे ही समाज बनता है और समाज के हम महत्वपूर्ण इकाई हैं। तो हम यदि इस तरह से सहानुभूति और समानुभूति को समझेंगे और इस पर कार्य करेंगे तो वाकई समाज में हमारे बच्चों को भी एक प्रतिमान दे पाएंगे। धन्यवाद नीलम जी। इसके आगे हम उपेक्षा न करना, हम अपने रिश्तों को उपेक्षित कर किस तरह से दुखी हो जाते हैं उस पर बात करना चाहेंगे। तो इस पर कौन बात करना चाहेगा हमारे साथ में? नंद किशोर जी, आपके विचार हम जानना चाहेंगे। उपेक्षा न करना, किस तरह से हम उपेक्षा से अपने रिश्तों को कमजोर कर देते हैं? मैडम, इस बारे में सभी को मेरा नमस्कार। और चूंकि मेरा आग्रह है कि मैं थोड़े दूसरी बार अपनी विचार रख रहा हूँ, तो संभवतः मेरे विचार मेरे अनुभव पे आधारित है। और घटना है अभी की, कई बार परिस्थिति जन भी उपेक्षा करना पड़ता है या उपेक्षा होती है, क्योंकि जो हमारे साथ जो हम व्यवहार चाहते हैं वह उसके अनुकूल यदि प्रतिकूल व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। अभी एक घटना बताता हूँ। हमारी भांजी की अभी शादी थी, और चूंकि उनके भाई साहब, उनके जो जीजा जी के जो भाई हैं, पिछली बार हमें एक मौका मिला था कि हमने उनको भांजी की शादी में पूरी शेयरिंग की थी। पूरा हमारा जो था, हमने जो एक मतलब पिता पक्ष के जो जितने नियम होते हैं उनको सबको फॉलो किया था। चूंकि उनके भाई नाराज थे, तो इस बार उन्होंने अपने भाई को साधने के लिए हमारी उपेक्षा की, और हम लोगों को शुरू से पहले मैंने अपना सहभागिता देने का प्रयास किया, लेकिन वो सहभागिता वो नहीं दे पाए। उनने कहा कि या तो इनको रखिए या हमको रखिए, तो उनने अपने भाई को प्रायोरिटी दी, और इस बार हम कहीं ना कहीं हमको हर जगह इग्नोर किया गया। मेरा भी प्रयास था कि मैं उनके पास जाऊं, अपनी बात रखूं, लेकिन जब कहीं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है तो आपका कहने का कहीं ना कहीं, तो उपेक्षा जो होती है, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अपेक्षा एक ऐसी शब्द है कि स्वभाव है कि मैं यदि सम्मान करता हूं या सम्मान देता हूं तो मेरी भी अपेक्षा रहेगी कि मुझे सम्मान मिले। तो एक भाव रहता है। उपेक्षा जब कहीं किसी को अनादर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उपेक्षा और अपेक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो मेरी कुछ अपेक्षाएं, सामान्य जीवन में भी एक व्यक्ति
जो बिल्कुल मजदूर वर्ग से हो या फिर बहुत निम्न स्तर का हो, वह भी समाज से अपेक्षा करता है कि उसको सम्मान प्राप्त हो, और यदि उसकी उपेक्षा होती है तो उसका प्रतिकूल हमारे रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है। जी नंदकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपेक्षा और उपेक्षा दोनों कारकों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और वाकई अपेक्षा, हम जब अपेक्षा से अपने रिश्तों को बहुत मजबूत कर सकते हैं, और यदि हम अपने रिश्तों को दूर भी कर सकते हैं। आगे के सत्र के लिए मैं अनीता जी से अनुरोध करूंगी कि अपेक्षा और उपेक्षा पे और बात करके आप इस सत्र को आगे बढ़ाएं। अब आपका एक बिंदु मैं और देख पा रही थी वहां पर स्क्रीन पर, स्पेस देना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है रिश्तों में, कि कई बार आजकल की नई पीढ़ी तो रिश्तों में बड़ी घुटन महसूस करने लगती है। तो ये स्पेस देना क्या है? तो चूंकि हमारा समय बिल्कुल लगभग पूर्ण होने के उस पर है, पर मुझे जेपी आनंद जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और मेरा अनुरोध रहेगा कि सर आप अगर कुछ शेयर करें इस पर कि किस तरह से स्पेस को आप देखते हैं मधुर रिश्तों के संदर्भ में। बड़ी संवेदनशील विषय है। स्पेस देना है रिश्तों में ही है, ये लगभग सम्मान से और जुड़ाव से मिलता जुलता है। मतलब आप वो किसी के ज्यादा निकट भी नहीं जाओ और दूर भी नहीं रहो, रिश्तों में सामंजस्य इतना बना के रखो, मतलब आप ना उसको इतनी बुराई करो, ना उपेक्षा करो, ना उसको इतना दूर चला जाए, वो इतना ज्यादा प्रेम भी मत रखो ज्यादा पास आ जाए। एक दूरी है वो, एक वो परिभाषित एकदम स्पष्ट फील से होती है, महसूस करने से आपको महसूस होगी। ऐसे किताबी ज्ञान से ऐसे कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप यदि कोई मित्र है आपका, उससे बराबर स्पेस बना के रहो, मतलब स्पेस बनाना मतलब उससे बराबर मिलते जुलते रहो, और ज्यादा निकट भी नहीं आने का। ज्यादा निकट आने से भी थोड़ा विषमता, थोड़ी कटुता आ भी जाती है। इसलिए ये रिश्तों में स्पेस का बड़ा महत्व माना गया, और सबसे अच्छा है इसमें प्रेम है, समानुपात, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, और किसी का अनिष्ट ना करें। आप यदि किसी का अनिष्ट कर रहे हैं तो वो भी आपकी स्पेस में समस्या उत्पन्न करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, तो यदि ये इसको विचार में रखेंगे तो रिश्ते मधुर रहेंगे और काफी दूर तक, देरी तक टिके रहेंगे। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू। आपने कहा बिल्कुल, और जैसा कि पूरी चर्चा में सामने आ रहा है, हम बहुत सारी चीजों को देख रहे थे। स्पेस देने में भी वही बात होती है कि कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने स्नेह से इतने बंधन बना देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, आपको ना भी नहीं कह पाता है और परेशान भी हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले की इस भाव को समझते हुए हमारे रिश्तों में इस तरह का एक वातावरण बनाएं कि हम बहुत अच्छे से प्रेमपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ भी रह सकें, और कहीं ना कहीं उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी बना रहे। कई बार बच्चे माँ बाप के लाड़ में बहुत सारी घुटन महसूस करने लगते हैं, और बहुत सारे इसको लेकर बहुत सारे बातें हम अभी आगे और कर सकते हैं, पर चूंकि हमारा सत्र का समय समाप्त हो रहा है। और साथियों, रिश्ते, इस पर हमारी चर्चा प्रारंभ हुई और हमने देखा किस तरह से कि वास्तव में हम जिंदगी में चाहते क्या हैं। प्रारंभ से सभी का था कि हम खुश रहना चाहते हैं, पर हमने पाया कि हम कभी खुश हैं, कभी नाखुश हैं, कभी हम बड़ा खालीपन महसूस कर रहे हैं। पर हम चाहते खुश रहना है, हम निरंतर खुश नहीं रह पा रहे। हम चाहते हैं दूसरों को निरंतर खुश रखना, परंतु हम भी पता नहीं किस तरह से जिंदगी के इस मोड़ पर, जिंदगी में चलते चलते पता नहीं कितनी चीजें हमारे बीच में आ जाती है हमारे रिश्तों में, कि हम खुद भी खुश नहीं रह रहे होते और हम दूसरों को भी निरंतर खुश नहीं रखना चाहते। जबकि हमारी मूल चाहना क्या है, हम खुश रहना चाहते हैं, निरंतर खुश रहना चाहते हैं, दूसरों को निरंतर खुश रखना चाहते हैं। और फिर उसके आगे हम कि जब हमारा खुद से रिश्ता बेहतर होता है, हम खुद प्रेममय होते हैं, खुद को रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, खुद पर विश्वास कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर बहुत कुछ अच्छा होता है, तो वो सारा हमारा जो एनर्जी हमारे अंदर से बाहर जाती है, वो भी बहुत प्योर एनर्जी होती है। तो फिर रिश्ता दो लोगों के बीच में अच्छा होने लगता है। जैसा कि मैंने शुरू में भी पहले भी
कहा कि मैं रिश्तों को देखती हूँ कि रिश्ते वास्तव में वो नहीं है जो सिर्फ हमें बाहर नजर आते हैं, क्योंकि जब भी रिश्तों की बात होती है साथियों तो हम लोग आपस में कहते हैं मैंने इस रिश्ते के लिए इतना किया, मैंने बहुत किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर आपको एहसास नहीं है। और कई बार हम परेशान हो कि ये भी पूछ लेते हैं कि अब मैं ऐसा क्या कर दूं जो आप खुश हो जाएं, परंतु वास्तव में हमें चेक करने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ कर रहे थे उस करते हुए हम वास्तव में या हमारे विचारों में क्या चल रहा था, हमारे अंदर क्या चल रहा था। अगर अंदर वास्तव में हम प्रेम में थे, हम विश्वास में थे, हम समानुभूति के भाव में थे, अगर हम क्षमा कर रहे थे, हम में धीरज था, हम स्पेस दे रहे थे उस रिश्तों में, अगर हम उनके साथ क्वालिटी पूर्ण हमारा टाइम था, अगर ये सारी चीजें थी तो फिर रिश्तों में ये बात आ ही नहीं सकती कि मैंने बहुत किया और पता नहीं ये रिश्ता क्यों बिगड़ा। तो साथियों, रिश्ते हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन के अपनेपन के एहसास से भरे हुए ये रिश्ते हमारे जीवन को बहुत खुशनुमा बनाते हैं। हमने बहुत सारी चर्चा करी। मुझे लगता है कि प्रेम ही रिश्तों में प्रारंभिक भाव है और प्रेम ही रिश्तों को पूर्णता प्रदान करता है। मुझे अभी अभी एक बात ध्यान आई कि मैं मेरे परिवार में मैंने महसूस किया था कि जब मेरे बड़े भैया के बच्चे हुए तो उनके जब बच्चे हुए तो मेरे जो छोटे ब्रदर थे वो उनको बहुत प्रेम करते थे। उनका मतलब चाचा भतीजी का एक तरह का रिश्ता था, बहुत प्रेमपूर्ण था। तब भी सारी जिम्मेदारी भैया ही देख रहे थे, परंतु जब मेरे छोटे बीच वाले भैया के बच्चे हुए तब महसूस करा कि कहीं ना कहीं उस रिश्ते में मतलब जब उनके खुद के बच्चे हुए तो उनका जो भतीजे के प्रति जो प्रेम था, लगाव था, वो कम हुआ। तो पता नहीं, जिम्मेदारी तो तब भी बड़े भैया ही पूरी कर रहे थे, शायद उनके अपने बच्चे हुए तो कहीं ना कहीं एक भेद आ गया अपने और तेरे का। तो रिश्तों में कई बार हम अनावश्यक भेद कर जाते हैं, परंतु वास्तव में अगर हम प्रेम कर रहे होते हैं तो हम उस भेद को देख पाएंगे और हम देख पाएंगे कि जिंदगी में हमारे रिश्ते जो बहुत मधुर होते हैं, क्यों नहीं हमारे वो रिश्ते जीवंत रह पाते हैं, लगातार मधुर क्यों नहीं रह पाते हैं। तो हमें इसको कई बार हम जब वो रिश्ते हम जिंदगी में कई बार वो रिश्ते हमसे छूट जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, कई बार वो इस देहांत हो जाता है उनका, तब हम बहुत ज्यादा हमारे को रिग्रेट होता है, हम लोगों को बहुत दर्द होता है। तो साथियों, हम अगर इन सारी बातों पर खुद से जुड़ते हैं, खुद से विचार करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो निश्चित ही हम अपने रिश्तों को मधुर कर पाएंगे, उसमें जीवंतता ला पाएंगे और बहुत जो खुशी हम कह रहे हैं कि हम खुश नहीं है, हम शायद अपने बेहतर रिश्तों के साथ बहुत खुशनुमा जिंदगी गुजार सकते हैं। जी, मैं एक छोटी सी जानकारी रिलेशन के बारे में, तो क्योंकि मैं भी उत्सुक था जब से ये टॉपिक आया IOIC से कि भाई रिलेशंस क्या हैं, तो मैंने देखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी चल रही है और पिछले लगभग 70 से 75 सालों से ये स्टडी चल रही है रिलेशनशिप पे। तो उन्होंने सैम्पलिंग जो किया इस स्टडी का कि जो टॉप जो ग्रेजुएट्स थे वहां के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के और जो वर्टिकल जो सबसे ऊपर वाली क्रीम थी, तो बहुत सारे तो उसमें ये थे कि प्रेसिडेंट हुए, कुछ को नोबेल प्राइजेस मिला, कुछ एस्ट्रोनॉट्स हुए, कुछ ने क्राइम कमिट किया तो वो जेल भी गए, कुछ ने सुसाइड किया और किसी को नोबेल पुरस्कार मिला उसमें। पर इसमें खुश कौन था, ये सब चीजें देखी गई उसमें। और उन्होंने एक सेंस ऑफ वेलबींग की आनंदित कौन है और प्रसन्न कौन है, खुश कौन है और क्या पाया, तो बहुत सारी चीज उसमें कॉमन नहीं थी, पर एक चीज कॉमन थी इसमें। ना तो पैसा कॉमन था, मनी कॉमन नहीं थी, डिग्रियां कॉमन नहीं थी, ओहदा कॉमन नहीं था। एक चीज जो कॉमन थी इसमें कि किसने कितने बखूबी से रिश्ते निभाए, अपने आसपास के रिश्तों के बीच में ब्रिज बनाया और जो उन्होंने रिश्ते मेंटेन किए अपने दूसरों के साथ, तो सबसे ज्यादा खुश उसमें ये लोग मिले।
तो ये एक स्टडी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो मैंने आपको शेयर किया, मैं ये शेयर करना चाहता था। तो रिश्ते बहुत बड़ी चीज है। रिश्ते हम उसको टेंजिबल फॉर्म में देख ही नहीं सकते, उसको किसी चीज का तुलना नहीं किया जा सकता। और जो आनंद पूर्वक जीवन का जो निर्वाह है, तो रिश्ते का बहुत बड़ा एक उस पर बड़ा योगदान है, या कहिए कि हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिश्ते। बस मैं इतना कहना चाहूंगा बस, और अपने को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू, क्योंकि आपने वो बात करी है जो इस सेशन को मायने प्रदान करती है, इस सेशन को मायने प्रदान करती है। और ऐसी ही एक स्टडी जैसे आपने इसकी कही है, वैसे ही एक स्टडी और हुई है, मैं एकदम एग्जैक्ट वहां का नहीं बता पा रही, कि उसमें भी ये देखा गया था कि बहुत सारी कंपनी के सीईओज के साथ ये स्टडी करी थी, और उसमें भी यही बात निकल के आई थी कि जिसके जितने बेहतर रिश्ते थे वो उतना आनंदित था। तो निश्चित रूप से हम अगर खुद से बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि सफलता, संपन्नता, प्रमोशंस, बंगले, गाड़ी, ये सब हमें क्षणिक खुशी देते हैं, किंतु बेहतर रिश्ते ही हमारे निरंतर आनंदित रहने का आधार होते हैं।